गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास जो है वो स्वराज सर लेते हैं, लेकिन आज किसी कारण से आपकी क्लास वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। तो जितने भी कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में, इसमें जो है बहुत से सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहां पर आपका पोल सेक्शन आएगा, कहां पर जो है आपने आंसर देना है। वैसे तो आप सभी बच्चों को पता है, लेकिन हम इसको एक बार यहाँ पर फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर 1 वाली स्क्रीन बच्चों नजर आ रही होगी, वहां पर आपको नीचे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे आप इन पे क्लिक करते हो आपको इतने सारे ऑप्शन जो है वो नजर आएंगे। तो आपने इसमें जो है वो एक्टिविटीज के ऑप्शन पर जाना है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ये यहाँ पर ऐसा नजर आएगा। अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, जैसे आप एक्टिव, जब मैं आपको बोलूंगी कि पोल सेक्शन में जाकर के आंसर दीजिए, तब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे और तब आपको ये ऑप्शन नजर आएगा। फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर ऐसे नजर आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो आप सी पे क्लिक करेंगे और फिर आप वोट पर क्लिक करेंगे। अगर आप वोट पे क्लिक करना भूल जाते हो तो आपका उत्तर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पोल सेक्शन तक जाने में कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे जरूर बताएं। तो अभी आपने पढ़ा होगा भिन्नों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो कितने कितने प्रकार के भिन्न होते हैं किसी बच्चे को अगर याद है तो आप मुझे जरूर बताएं। तीन तरह के, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, 3 तरह के भिन्न होते हैं। ठीक है बहुत बढ़िया। एक होता है बच्चों, सबसे पहला होता है उचित भिन्न। कैसा भिन्न होता है? आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। उचित भिन्न। ठीक है, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, या फिर उसे हम कहते हैं विषम भिन्न। ठीक है, अनुचित या फिर विषम। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दे। ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है मिश्रित भिन्न। कैसा होता है? मिश्रित भिन्न। तो सभी बच्चों को पता होगा कि कौन सा भिन्न किस तरह का दिखता है ना, क्योंकि आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हो। तो चलिए फटाफट से मैं आपसे ये छोटा सा यहाँ पे टेस्ट ले लेती हूँ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपने बताना है कि ये किस तरह का भिन्न है। सबसे पहले आप मुझे बताएं, 5 सही 4/6 ये किस तरह का भिन्न है? आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, बस इतना सा आपने ध्यान रखना है कि उत्तर देने के एकदम बाद माइक अपना ऑफ कर दें। ठीक है, ऑफ कर दें। ठीक है, बहुत अच्छे। मिश्रित भिन्न है ना, बहुत इन्होंने अपना आंसर ठीक दिया और बाकी बच्चे जो है वो भी चैट बॉक्स में बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं कि ये कैसा भिन्न है। ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न कैसा होता है? जिसमें जो 2 चीजों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? 2 चीजों से। किस किस से? तो पहला जो उसका भाग होता है वो होता है एक पूर्ण संख्या। कैसा होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, और जो दूसरा उसका भाग होता है इसमें भी एक भिन्न होता है। ये किस तरह का भिन्न है ये मैं आपसे भी पूछूंगी, उसके बाद हम दोबारा से इस पे आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपने बस याद रखना है कि जो मिश्रित भिन्न है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अभी एक और भिन्न मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ जो आपने मुझे बताना है कि क्या है ये। 6/11 बताइए ये किस तरह का भिन्न है? सभी बच्चे कोशिश करें और बताएं कि ये किस तरह का भिन्न है। उचित भिन्न। ठीक है बेटा, उचित भिन्न। उचित भिन्न। कैसे आपको पता लगा कि ये उचित है? मैम क्योंकि अंश 6 और हर 11 है तो इसलिए अंश छोटा आएगा और हर बड़ा आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें अंश जो है वो छोटा है, हर जो है वो बड़ा है। अच्छा, कितने बच्चों को जो है ये परिभाषा याद रहती है? अगर सभी बच्चों को याद रहती है तो ठीक है, अगर नहीं याद रहती तो आप नो लिख सकते हो, क्योंकि मेरे पास इसको याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, इसमें आपको फिर परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्रिक का यूज करके बिल्कुल पता लगा सकते हो कि कैसे ये उचित भिन्न है। ठीक है, तो ये बच्चों को परिभाषा अच्छे से याद रहती है।
चलिए, तो फिर भी मैं आपको एक बार ट्रिक यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपको वो ट्रिक अच्छी लगे तो आप उसको जरूर जो है वो अप्लाई करना, ठीक है। बाकी अगर आपको परिभाषा से याद रहता है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है ये, है ना। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि उचित भिन्न क्या होता है। तो उचित भिन्न मतलब जैसा आपने अभी कहा कि अंश क्या होगा, छोटा होगा, और हर क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो ये मेरा अंश है और ये मेरा हर है, ठीक है। ऊपर वाली चीज होती है अंश और नीचे वाली चीज होती है हर। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए, मान लीजिए ये जो बटे का निशान है ये किसी का, मैंने मान लिया कि ये किसी का जो है वो कंधा है। क्या है, किसी का कंधा है। अब देखिए, अगर नीचे कोई बड़ा इंसान बैठा होगा, अगर नीचे कोई हट्टा कट्टा सा इंसान है, मान लीजिए उसका वजन है 100 किलो का, ठीक है। नीचे कोई बड़ा आदमी बैठा है और इसको मान लिया हमने उसका कंधा, है ना। इसके कंधे के ऊपर अगर मैं 25 किलो का कोई बच्चा बिठा दूं, ठीक है, कोई बच्चा, मतलब बच्चा मान लीजिए आप इसको। तो अगर कोई बड़ा है और उसके कंधे पर कोई छोटा है, मतलब नीचे बड़ा है ना, नीचे कोई बड़ा है और ऊपर कोई छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये तो ठीक है, क्योंकि बड़े लोग ही तो छोटे बच्चों को उठाते हैं ना। अब बड़े लोग ही तो अपने कंधे पे छोटे बच्चों को उठाते हैं, तो इसका मतलब ये चीज बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है कि ऐसा ही तो होता है, बड़ा ही तो छोटे को उठाएगा। तो इसको, क्योंकि ये चीज उचित है, ये बात बिल्कुल उचित है कि बड़ा ही छोटे को उठाएगा, तो इसलिए ये भिन्न भी कैसा होगा, ये भिन्न भी उचित ही होगा, ठीक है। क्योंकि नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है, तो ऐसा तो आमतौर पर होता है कि जिसका भार बड़ा है वो छोटे को उठा सकता है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें हमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, ये ठीक है, ये उचित है। तो भिन्न भी कैसा होगा, उचित ही होगा, ठीक है। अभी हम अगला यहाँ पर देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको उल्टा कर दूं, मैंने यहाँ लिख दिया 100/25। अब देखिए, अब यहाँ पर ये छोटा बच्चा है, नीचे जो है वो छोटा बच्चा है और ऊपर जो है वो कोई बड़ा सा आदमी है। तो अगर आप किसी छोटे बच्चे के कंधे पर, इसको तो हमने कंधा मान के रखा है, माना है ना, अगर हम किसी छोटे बच्चे के कंधे पर 100 किलो के किसी बड़े आदमी को बिठा दे, तो क्या ये चीज उचित होगी, क्या ये चीज बिल्कुल ठीक है? बताइए सभी बच्चे, यस और नो टाइप करके, क्या ये चीज उचित नो मैम, अनुचित होगी। बिल्कुल नहीं होगी उचित, है ना। तो जो चीज अनुचित नहीं होती, सॉरी, जो चीज उचित नहीं होती वो अनुचित होती है। तो इसलिए अगर नीचे नो कोई मैम। छोटा है, अब बेटा माइक ऑफ रखें, अगर नीचे कोई छोटा है और ऊपर कोई बड़ा है तो वो होगा हमारा अनुचित, क्योंकि ऐसा नहीं होता, छोटे के ऊपर आप इतना बड़ा भार जो है वो नहीं सकते, ठीक है। ये बस है, इसको आपने ट्रिक की तरह ही समझना है, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि अगर नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है तो उचित है, और अगर नीचे छोटा है और ऊपर भारी भरकम कोई बड़ा है तो उसको हम कहेंगे अनुचित। और अनुचित को ही बच्चों विषम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम। अब ये विषम क्या होता है? तो विषम का मतलब होता है कुछ अजीब, ठीक है। जब हम कोई अजीब सी चीज देखते हैं कि हमने बहुत ही आज अजीब सी चीज देखी, बहुत ही विषम सी चीज हमने देखी, बहुत ही ऑड, है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम कि बहुत ही अजीब चीज मेरे साथ हुई। तो यहाँ पर भी हमने कुछ अजीब देखा। हमने क्या देखा कि बेचारा छोटा सा बच्चा था, उसके ऊपर इतना बड़ा आदमी जो है उसको रख दिया गया था। तो हमारे लिए तो ये चीज अजीब हुई ना, कि कितनी अजीब सी बात है कि बेचारे से बच्चे के ऊपर इतना भार रख रहे हैं। तो इसलिए इस भिन्न को हम याद रख सकते हैं कि विषम भिन्न भी कहते हैं। विषम का मतलब अजीब, और अजीब कब होगा? जब छोटे से बच्चे पर कोई बड़ा सा आदमी रख दिया जाए, जब छोटी सी वस्तु पे कोई बड़ी सी वस्तु रख दी जाए तो वो हमारे लिए विषम हो जाएगा, अजीब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ आया? अगर आपको परिभाषा से याद होता है तो बहुत अच्छे, आप परिभाषा से याद रख लें, ठीक है। अगर आपको परिभाषा से याद नहीं होता तो मैंने आपको छोटी सी यहाँ पर एक ट्रिक बता दी है। अगर आपको ट्रिक से याद होता है तो बहुत अच्छे, नहीं होता तो परिभाषा से याद होता है तो भी, मतलब जो जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछें, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो 3 तरह के भिन्न होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो अभी एक बार हम फिर से आते हैं अपने मिश्रित भिन्न पे, क्योंकि जो आपका मिश्रित भिन्न है बच्चों, वो 2 तरह के भिन्नों से बनता है, ठीक है। 2 तरह के मतलब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला तो इसमें कोई भी एक पूर्ण संख्या होगी और दूसरा इसमें एक भिन्न होगा। बताइए ये कैसा भिन्न है? 1/2 जो है वो कैसा भिन्न है? ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है। तो ये चीज कैसी है? ये बिल्कुल उचित है या अनुचित है? उचित है, बहुत अच्छे। तो मतलब ये, हाँ, उचित भिन्न, ठीक है। ये कैसा है? ये उचित है। तो इसलिए देखिए, आपका जो मिश्रित भिन्न बना होता है उसमें होती है एक पूर्ण संख्या, ठीक है, एक पूर्ण संख्या, और दूसरा उसमें होता है उचित भिन्न। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 सही 9/2, क्या ये एक मिश्र भिन्न है? यस मैम। सभी बच्चे बताएं। अनुचित, अनुचित, अनुचित। नहीं बेटा, ये मिश्र भिन्न है या नहीं, बस ये यस या फिर नो आपने बताना है, ठीक है।
तो ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। नो, क्यों नहीं है ये मिश्र? अनुचित हाँ, अनुचित। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो एक पूर्ण संख्या है, चलिए ये तो हमने माना कि पूर्ण संख्या है, पर ये जो भिन्न है ये उचित नहीं है, हमें तो उचित भिन्न चाहिए ना, तो ये उचित नहीं है, ये अनुचित भिन्न है, और मिश्र भिन्न में हमें सिर्फ पूर्ण संख्या और उचित भिन्न ही चाहिए, अनुचित भिन्न नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये मिश्र भिन्न नहीं होगा और ये मिश्र भिन्न होगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो अभी आगे आपको आता है कि मिश्र भिन्न को कैसे बदला जाता है, एक अनुचित भिन्न में या फिर उचित भिन्न में, जो भी हम कहते हैं। ये आपका मिश्र भिन्न है, इसको आपने बदलना है विषम भिन्न में या फिर अनुचित भिन्न में। ठीक है, मिश्र भिन्न आपका होता है कुछ इस तरह से, मैंने यहां पर लिख दिया 5 सही 1/2। तो बताइए क्या आप इसको अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं? मतलब इसको सिर्फ p बटा q के रूप में लिखना है आपने, आपको इसको बदलना है किसमें, एक विषम भिन्न में, एक अनुचित भिन्न में। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर, अगर आप इसको बदल सकते हो तो फटाफट से इसका आंसर बताएं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो इसमें होता क्या है, जिन बच्चों को आता है उनको बहुत अच्छा, जिनको नहीं आता, जो थोड़ा सा भूल चुके हैं, वो मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे क्या होता है इसमें। देखिए ये हमारी जो है वो पूर्ण संख्या है, मैं यहाँ पर फिर से इसको लिख देती हूँ, 5 सही 1/2। तो हमने क्या करना है, हमने पहले इस 5 से नीचे वाली संख्या को, इसके हर को गुणा करना है। क्या करना है, इस 5 से जो बीच की संख्या है ना, जो ये बीच वाली संख्या है, इससे नीचे वाली संख्या को गुणा करना है। जब हम 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कुछ उत्तर आएगा, आएगा ना उत्तर। अब किसी चीज को गुणा कर रहे हैं तो उत्तर तो आएगा, तो उस उत्तर में हमने जो है वो अंश को जोड़ देना है। अंश को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 2, क्योंकि नीचे वाले से इससे हम इसको गुणा करेंगे ना, तो मैंने यहां लिख दिया गुणा 2, और इसको डाल देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि इनके गुणा का जो उत्तर आएगा, इनके गुणा का जो उत्तर आएगा उसमें हमने 1 जोड़ना है। तो 5 गुणा 2 जमा 1। ठीक है, और क्योंकि इसके बटे में 2 है, इसके बटे में क्या है, इसके बटे में 2 है, तो इसके बटे में भी 2 ही रहेगा। हर आप नहीं बदल सकते, हर आप नहीं बदल सकते। अंश में आपने क्या करना है, तो आपको मैंने बता दिया कि बीच वाली संख्या को पहले नीचे वाली संख्या से गुणा कीजिए। ठीक है, और जो भी उत्तर आता है उसमें जो है वो अपने अंश को जोड़ दीजिए। चलिए करते हैं, 5 में 2 गुणा करेंगे तो 5 दूनी होता है 10, 10 में 1 जोड़े तो आ जाता है 11, तो हमारे पास आ गया है 11/2। तो ये हमारा सही उत्तर है, जो कि काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जो है अपना आंसर दिया था। ठीक है, तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको जो है वो पोल में क्वेश्चन आने वाला है। बेटे कैमरा ऑफ रखें, अभी के लिए सभी बच्चे हेलो कैमरा मैम। ऑफ रखें। मैम मैंने अभी क्लास ज्वाइन कर, फिर समझाना। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। हम यहाँ पर सीख रहे थे कि जो हमारा, शुरू से। हाँ बेटा यही हम सब कर रहे थे शुरू से, अभी मतलब इसको ही हमने किया है, बाकी हमने बस थोड़ा सा रिवाइज किया था। ठीक है, तो मेन अभी यहीं पर है, क्वेश्चन जो आपको आएगा वो इस पर ही बेस आएगा, पूरा इस पर बेस। ठीक है, तो अच्छा पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना आता है, अनुचित भिन्न में बदलना आता है। जैसे आपको यहाँ पर दिया है 5 सही 1/2, इसको जो है वो इसमें बदलना आपको आता है। यस और नो बताएं बेटा, जिन्होंने अभी अपना डाउट पूछा है, जो अभी क्लास को ज्वाइन जिन्होंने किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिर से बता देती हूँ कैसे इसको किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 5 है, ठीक है, ये जो हमारी बीच की संख्या है, पहले हम इसको नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। इससे हमने इसको गुणा कर देना है, गुणा करके जो भी हमारा उत्तर आएगा, एक उत्तर आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 को 2 से गुणा कर देंगे, और जो भी हमारा उत्तर आएगा उसके उत्तर में हम जो है वो इस 1 को जोड़ देंगे। ये जो 1 क्या, ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है, तो हर को गुणा करना है और अंश को जोड़ देना है। तो 5 गुणा 2 जमा 1। ठीक है, और इसके बटे में 2 है, इसके हर में 2 है, तो इसके हर में भी 2 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो 5 दूनी होता है 10, 10 में 1 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 11 और आ जाएगा बटे में 2। ठीक है, तो ये हमने अभी समझा है। तो बेटा यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें, जिन्होंने अभी डाउट पूछा, जो अभी क्लास में ज्वाइन हुए थे। ठीक है, बाकी के बच्चे बता दें अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो, पूछे नहीं है तो फटाफट से वाई टाइप कर दें। ठीक है,
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, क्योंकि आपको जो है वो क्वेश्चन आने वाला है किसमें, पोल सेक्शन में। चलिए तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि 12 सही 5/9, ठीक है, 12 सही 5/9 को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब आप इसको एक विषम भिन्न में बदलोगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 111/8, ऑप्शन नंबर बी है 113/9, ऑप्शन नंबर सी है 231/5 और ऑप्शन नंबर डी है 561/7। तो देखिए बिल्कुल आप इसको अपनी कॉपी पे पहले सॉल्व करें। आपका जो है वो कैमरा ऑन करके आपकी कॉपी में चेक करूंगी आपने कहाँ इसे सॉल्व किया है, और उसके बाद ही अपना आंसर जो है आपने वो पोल सेक्शन में जाकर के देना है, ठीक है। आपको कहा गया है कि 12 सही 5/9 को किस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। दो बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, दो बच्चों के उत्तर अभी बिल्कुल ठीक है, बाकी के बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर जरूर दें। 13 बच्चे क्लास में है तो 13 के 13 बच्चों के आंसर जो है वो आने चाहिए, ठीक है। और सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं देखूंगी आपने कहाँ इसे सॉल्व किया है, कहाँ आपने गुणा किया, कहाँ आपने जमा किया, वो सब मैं आपकी कॉपी पे देखूंगी, ठीक है। 6 बच्चों के, अच्छा 7 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के ठीक है, पर एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी के बच्चे भी अपना जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो सभी बच्चे अपना आंसर जरूर दें। अच्छा, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज करें, ठीक है। हैंड रेज करने के लिए मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता, आपको देखिए यहाँ पर 3 डॉट नजर आ रहे होंगे, है ना। उसके साथ में आपको जो है वो एक ऐसे हाथ बना हुआ नजर आ रहा होगा, तो आपने उस हाथ पे क्लिक करना है, तो आपका हैंड जो है वो रेज हो जाएगा, ठीक है। आप जो है मुझे पता लग जाएगा कि आपने अपना हैंड रेज कर दिया है। तो जिस बच्चे का हैंड रेज नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि उसने पोल में आंसर नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो अपना हैंड जरूर रेज करें। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कोशिश करें। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए, तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट करते हैं, उसके बाद हम पोल को एंड कर देंगे। तो अगर आपने आंसर अभी तक नहीं दिया तो जरूर आप इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो पोल आपका अभी के लिए हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर है, पर क्या आपने इसे सॉल्व किया या आपने जो है बस ऐसे ही देख के अंदाजा लगा लिया, क्योंकि हम यहाँ पर देख के अंदाजा भी तो लगा सकते थे, पर हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या पता कट कटा के कुछ और उत्तर आ जाता, है ना। अच्छा, तो अभी दिखा रहे हैं कुछ बच्चे अपना आंसर, ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जो विनोद जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपका यूजर नेम ही लूंगी, आपका असली नाम नहीं लूंगी, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा टाइम जो है वो चला जाएगा। बहुत अच्छे। जो सुरेंद्र सिंह जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। जो ओमवीर जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। जो मनीष कुमार जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपका आंसर मैं अभी देख रही हूँ 125, नहीं बेटा 125 तो इसका आंसर नहीं है। 180 नहीं बेटा, 12 9 108 होता है। आपने जो है वो यहाँ पर गुणा करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ठीक है। 12 9 108, इसे आप ठीक करें तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आ जाएगा। सोनू सोनी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने इसके आंसर की तरफ कि क्या इसका आंसर होगा। तो जैसे कि आप सभी बच्चों ने अभी अपना आंसर दिखाया है, तो वो बिल्कुल ठीक है। हम क्या करेंगे, 12 को 9 से गुणा कर देंगे, तो 12 गुणा 9 और उसमें जो है वो जमा कर देंगे 5, और क्योंकि इसके बटे में 9 है तो इसके बटे में भी 9 ही रहेगा। 12 9 कितना होता है, तो 12 9 होता है 108, उसमें 5 जोड़ दीजिए और बटे में 9 ही लिखेंगे। 9 10 11 12 13, 13 का 3 1 1, 113/9 इसका सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर।
हाँ, तो अगर आप सभी को समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों है तो वाई टाइप कर दीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे जरूर जरूर पूछें। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे भिन्नों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्नों पर संक्रियाएं हम आज जो है वो सीखने वाले हैं कि पहले तो आपको पता है कि भिन्न क्या होते हैं, जिसको भी हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, मतलब उसी को हम भिन्न कहते हैं, है ना। भिन्नों को हमेशा ऐसे लिखा जाता है 1/2, 3/4, 6/9। ठीक है, तो ये हमारे कुछ भिन्न होते हैं। और उसके ऊपर संक्रियाएं, संक्रियाएं मतलब जमा, घटाना, गुणा, भाग, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी कुछ संक्रियाएं होती हैं। तो चलिए यही हम सीखेंगे आज, तो शुरू करते हैं। तो भिन्नों पर अगर आपने कभी भी किसी भिन्न को जो है वो जमा करना है, क्या करना है, जमा करना है या घटाना है, दो चीजों में अगर आप उनको जमा कर रहे हो या उनको घटा रहे हो तो आपको जो है वो एक चीज आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा 2 का पहाड़ा, मैं पहले लिख लेती हूँ, इसको बिल्कुल आपने ध्यान से बच्चों समझना है। ठीक है, आप इसको साथ 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 लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, क्योंकि हम कुछ भी अगर सीखे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। तो अभी हम देख रहे हैं कि लघुत्तम समापवर्त क्या है, 14। और मैम कौन सी प्रश्न? हाँ जी, और अगर मैं यहाँ पर 3 का पहाड़ा लिखूं, मैम कौन सी प्रश्नावली? बेटा ये प्रश्नावली नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो आपको एलसीएम जो है वो बहुत जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी भी आप किसी भिन्न को हल कर रहे होंगे, कभी भी आप परिमेय संख्याओं को हल करोगे तो भी आपको जो है वो एलसीएम निकालना आना चाहिए, लघुत्तम समापवर्त जो है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज है जो हमें आनी चाहिए अगर हमने किसी भी भिन्न को हल करना है या हमने किसी भी जो है वो परिमेय संख्या को हल करना है। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि आपको जो है वो कौन कौन से यहाँ पर इसके जो मल्टीपल है, इसके जो यहाँ पर ये गुणज हैं वो आपको सेम दिख रहे हैं, जो 2 के पास भी है और 3 के पास भी है, जो 2 के पहाड़े में भी आ रहा है और 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, बताइए जरा। क्या मैम? जो ये गुणज मतलब ये जो आपको यहाँ पर आंसर दिखे हैं ना, तो ऐसे बताइए इन आंसर में वो कौन सी संख्याएं हैं जो 2 के पास भी है और 3 के पास भी है। जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा 12, एक बच्चे ने लिखा है 6, बहुत अच्छे। और कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है, हाँ यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। तो 18 भी है। ठीक है, हाँ, तो देखिए यहाँ पर इनको हम कहते हैं गुणज, इनको हम कहते हैं मल्टीपल। क्या है ये सभी है मल्टीपल। ये जो गुणा करके आते हैं इसको हम कहते हैं मल्टीपल और हिंदी में हम इसको कहते हैं गुणज। तो इस लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, इस लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या है कि 2 और 3 के जो है वो सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा गुणज आपने बताना है। कौन सा गुणज आपने बताना है? सबसे छोटा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 के गुणज बताइए, तब तो आप ये तीनों लिख सकते हो, है ना, ये तीनों आप लिख सकते हो। पर जब आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 का सबसे छोटा गुणज बताइए, सबसे छोटा, तो बताइए कौन है? नहीं बेटा, 2 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 तो सिर्फ 2 के पहाड़े में आ रहा है ना, 3 के पहाड़े में तो आ नहीं रहा। इन तीनों में, ये 3 हैं जो 2 और 3 के गुणज है, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? बहुत अच्छे, कौन है वो है 6। वो है 6। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त कितना निकलेगा? 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त निकलेगा 6। तो अभी आपने समझना है कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। आपको कहा जाता है कि निकालिए निकालिए, लेकिन होता क्या है वो तो पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त का मतलब है कि वैसे तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, वैसे तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में बहुत सारे गुणज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे गुणज होते हैं, लेकिन हमने कौन सा वाला गुणज निकालना है? सबसे छोटा। इसलिए जो है हम एलसीएम निकालते हैं। तो अगर आपको छोटे से कोई नंबर दिए जाए तब तो आप क्या कर सकते हो? पहाड़ा पढ़ सकते हो, पहाड़ा लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि 150 और 200, ठीक है,
इनके बीच सबसे छोटा गुणज निकालिए, तो आपको इनका पहाड़ा लिखना पड़ेगा और वो कितना लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ना। तो इसलिए जो है हम इसको इस वाले तरीके से नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग तरीका होता है। पर अभी के लिए आपको समझ आया कि एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। ठीक है, तो माइक ऑन करके कोई बच्चा बताएगा आप क्या समझे लघुत्तम समापवर्त्य से। कोई भी बच्चा, आप कुछ भी बताओ, सही बताओ गलत बताओ, कोई बात नहीं, आप बस बताओ कि आप इसे क्या समझे। मैम इसमें ये कॉमन है। कॉमन है, ठीक है, और कैसा है, सबसे सबसे छोटा। छोटा, बहुत अच्छे, ठीक है। समापवर्त्य ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी सबसे छोटा गुणज, ऐसा सबसे छोटा गुणज जो दो संख्याओं के पहाड़े में आता है, ठीक है, दो संख्याओं के पहाड़े में आता हो। एक तो वो सबसे छोटा होना चाहिए और दूसरा वो होना चाहिए कॉमन, ठीक है, कॉमन, ऐसा कॉमन। कॉमन का मतलब जो दो के पास भी है और तीन के पास भी है, उसी को हम करेंगे। अगर अगर कोई ऐसी चीज है जो दो के पास है लेकिन तीन के पास नहीं है, जैसे कि देखिए यहाँ पर दो के पास दो है लेकिन तीन के पास नहीं है, तो इसलिए दो और तीन का गुणज हमने जो है वो दो नहीं लिखा। दो के पास चार है पर तीन के पास चार नहीं है, तो इसलिए चार भी हमने यहाँ नहीं लिखा। दो के पास आठ है पर तीन के पास आठ नहीं है, तो हमने यहाँ पर आठ भी नहीं लिखा। तीन के पास नौ है पर दो के पास तो नहीं है, तो वो दोनों के पास होना चाहिए। और वो कैसा होगा, वो सबसे छोटा गुणज होगा, ठीक है, जो दोनों के पास दोनों के पहाड़े में आ रहा होगा, उसी को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये था इसका मतलब, क्या होता है इसका मतलब। अब हम सीखेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। अभी हमने देखा कि अगर हम अपनी संख्याओं का पहाड़ा लिखते हैं तो हमें मिल जाएगा सबसे छोटा वाला मल्टीपल, सबसे छोटा वाला गुणज, लेकिन हम बड़ी संख्याओं के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इसको निकालने का एक तरीका होता है, वो तरीका अभी हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 30 है और 60 है, आपको कहा है कि 30 और 60 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए। क्या निकालिए, लघुत्तम समापवर्त्य। तो आपने क्या करना है, आप सभी को गुणनखंड निकालने आते हैं, जिसमें यहाँ 14 लिखा, इसके आपको गुणनखंड निकालने आते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूं कि अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने भी आते हैं। ठीक है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या जिसी से भागना हो, हाँ उनका नाम, मतलब वो जिसी से संख्या, भागने हो। हाँ उन संख्याओं का नाम बताएं। जैसे कि सबसे छोटे बच्चे का कौन है, नहीं बेटा एक नहीं होता, एक दो, नहीं, तीन, दो, दो, तीन, तीन, क्या चार है, 7 है ना। क्या चार एक दो अभाज्य संख्या है, नहीं है। नहीं है, ठीक है, चार अभाज्य संख्या नहीं है। 5, 7, 7, 11, 13, ठीक है, ऐसे करते करते। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो सिर्फ, अच्छा माइक ऑफ कर दे सब बच्चे। हाँ ठीक है, 15 नहीं बेटा, 15 नहीं है, 15 के तो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने ही संख्या से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए 2 है, अब 2 को अगर मैंने भाग देना हो तो ये 2 से ही पूरी तरह से कटेगा, 2 एकम 2। अगर मैं इसको 3 से भाग देने लगूं तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में तो 2 आता ही नहीं है, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती है या सिर्फ अपने आप से ही कटती है, उन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 4 को अगर मैं भाग करना शुरू करूं तो 4 2 से भी भाग हो जाता है और 4 से तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसके पास जो है वो 2 गुणनखंड है, लेकिन अगर मैं 2 को भाग करना शुरू करूं तो 2 सिर्फ अपने आप से ही जाएगा और सिर्फ 1 से ही जाएगा, है ना, अपने आप से और 1 से। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 भी सिर्फ 5 से ही विभाजित होगा और 1 से ही विभाजित होगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 13 की बात करूं तो 13 भी सिर्फ 13 से ही भाग होगा और 1 से ही भाग होगा। अब आप कहेंगे कि 13 तो 2 से भी भाग हो सकता है,
है ना। भाग देने में क्या है, भाग तो हम दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने 13 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 छिके 12, तो यहाँ पर देखिए शेषफल आ गया 1। लेकिन ऐसा भाग की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर कैसे भाग की बात हो रही है, जो पूरी तरह से इसको विभाजित कर दे। पूरी तरह मतलब शेषफल जो है अगर वो 0 लेके आ जाए तो ही हम उसे कहेंगे कि इसने इसको भाग दे दिया। लेकिन 2 से जो है वो शेषफल कितना आया, शेषफल आया 1, तो इसका मतलब 13 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। पूरी तरह से अगर कोई संख्या 13 को विभाजित कर सकती है तो वो 13 ही है। इसको भी हम यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। अगर 13 को हमने विभाजित करना है तो 13 से ही करना होगा। देखिए यहाँ पर 13 एकम 13, तब जाके जो है शेषफल में कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तब जाके क्या आएगा, शेषफल में 0 आएगा। अगर किसी और संख्या से करेंगे तो शेषफल में कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होती है। अब एक बच्चे ने यहाँ पर कहा था 15, तो देखिए 15 किस किस से विभाजित होता है, बताइए जरा। 15 किस किस के पहाड़े में आता है? 17 बोला था। अच्छा 17 बोला था, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अगर हम 15 को देखें तो आप 15 का बताएं। हाँ 17 बिल्कुल ठीक है, पर 15 का भी बताएं। ठीक है, 3, 5 और किसके पहाड़े में आता है? ये अपने पहाड़े में भी तो आता है, 15 के पहाड़े में भी तो आएगा ना, और 1। तो देखिए इसके इतने सारे गुणनखंड हैं, इतनी सारी संख्याएं जो है वो इसको भाग दे रही हैं, तो इसका मतलब 15 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो जो संख्या अभाज्य नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? 4 और 15 को हम क्या कहेंगे? भाज्य। बहुत अच्छे, भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए तो अभी गुणनखंड निकालने आपने कहा कि आपको आता है, तो चलिए इसके फटाफट से हम गुणनखंड निकालते हैं 14 के। अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। कैसे गुणनखंड निकालेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है कि आप जो है हमेशा अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालना शुरू करोगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या को ही लोगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बच्चों 2, 1 नहीं होती। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 मैं यहाँ पर लूंगी, 2 से मैं भाग देना शुरू करूंगी, तो 2 सत्ते होता है 14। ठीक है, 2 सत्ते होता है 14। अब देखिए 2 के बाद मैं यहाँ पर फिर से 2 ही लूंगी। अभी कोशिश करेंगे 2 से लेने की, लेकिन जब मैं यहाँ पर 2 लूंगी तो क्या 2 से विभाजित हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, 2 के पहाड़े में तो 7 आता ही नहीं है। फिर मैं अगर मैंने 2 से शुरू किया है ना, 2 से मैंने शुरू किया, 2 से ये जो है 7 वो नहीं कटा, तब मैं जो हूँ वो अगली संख्या पर बढ़ूंगी। अगली है 3, 3 से कोशिश की, 3 से भी नहीं कटा, तो अगली लेंगे हम। अगली है 5, 5 से कोशिश की, 5 से भी नहीं कटा, तो अगली पर जाएंगे। अगली है 7, 7 एकम 7। तो देखिए ये इसके जो है वो अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं 14 के। कौन कौन से हैं? 2 और 7। ठीक है, ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसा इसमें करना होता है, पहले आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे, जब तक ये अभाज्य संख्या भाग दे रही है तब तक आप इसी को लोगे और किसी संख्या को नहीं लोगे। ठीक है, उसके बाद बड़ी पर जाओगे, उसके बाद बड़ी, और उसके बाद उससे बड़ी। तो ऐसे जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। तो अभी हम निकालेंगे 30 और 60 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए या लघुत्तम समापवर्तन निकालने के लिए जो मेरा तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, और वो थोड़ा मुझे इजी भी लगता है। बाकी जो तरीके हैं वो मुझे थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका आपको स्वराज सर जो है वो शायद सिखा देंगे। अभी जो है मैं आपको अपने वाले तरीके से बताती हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो 30 और 60 को एक ही डब्बे में लिखेंगे। ठीक है, ये हमने एक डब्बा बना लिया है। पहले मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ 14 लिखा था और कुछ भी नहीं लिखा था। अब मैं इन दोनों को यहाँ पर लिख दूंगी। पहला है 30 और ये डैश है, इसे बच्चे कहते हैं माइनस। ये माइनस नहीं है, ये डैश है। ठीक है, डैश मतलब इन दोनों को अलग करने के लिए एक डैश मैंने लगा दिया यहाँ पर, और यहीं पर मैंने लिख दिया है 60। ठीक है, तो अब जो है मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या लूंगी इन दोनों को भाग करने के लिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? फटाफट से सभी बच्चे बताएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया है। देखते हैं 2 से भाग होता है नहीं, तो होता है। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, और ये डैश यहाँ पर ऐसे कैसा रहेगा? 2 3 6 और 0 का 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मुझे दोबारा से 2 ही लेना होगा जब तक कि मेरी संख्याएं विभाजित ना हो जाए। जो ये वाला तरीका बच्चों आपका होता है, इसमें आपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपकी मान लीजिए पहली संख्या जो है ये 15 है ना, ये तो 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे का ऐसा जो है वो नीचे उतार लेंगे, बिल्कुल ऐसे का ऐसा। अगर यहाँ पर 15 था, 2 से विभाजित नहीं हो रही, तो इसको आप 15 का 15 यहाँ लिख लेंगे।
अगली संख्या देखेंगे, तो अगली संख्या देखते हैं तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो ये 15 आ चुका है। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो नहीं कटता, जो भाग नहीं होता, उसको आपने ऐसे का ऐसा बस नीचे उतार देना है। अब मैं अगर यहाँ पर दोबारा 2 से शुरू करूं, दोबारा मैं इसको 2 से काटना शुरू करूं, तो देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी 15 है, कोई भी संख्या नहीं कटेगी। जब कोई भी संख्या नहीं कट रही तो अब मैं इस 2 को नहीं लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं जो हूँ अपनी अगली संख्या पर बढ़ूंगी, जो कि क्या है, जो है 3। देखो, लेने को मैं यहाँ पर 5 भी ले सकती हूँ ना, 5 3 15, लेकिन ऐसा करना ही नहीं है। यही तो रूल है। रूल यही कहता है कि छोटी से बड़ी की तरफ जाना है। पहले 2 से ट्राई किया, नहीं हुआ तो 3 से ट्राई कीजिए। तो 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है। अब फिर से अगर मैं यहाँ पर 3 लूं तो 3 से तो नहीं होगा, तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली संख्या पर। तो ये है 5, तो 5 से करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो अब देखिए 30 और 60 का लघुत्तम समापवर्त हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 30,60 का लसम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त या फिर एलसीएम। तो क्या करना होता है, जो भी हमने यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं, ये और ये, इन सभी को हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सभी को हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कीजिए, कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 पंजे 60, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 60 जो है वो 30 और 60 का लघुत्तम समापवर्त है। मतलब कि 60 वो सबसे छोटा गुणज है। 60 से छोटा आपको कोई भी गुणज नहीं दिखेगा जो 30 के पहाड़े में भी आता हो और 60 के पहाड़े में भी आता हो, ठीक है। 30 के पहाड़े में भी जो आता हो और 60 के पहाड़े में भी जो आता हो, वो सबसे छोटा गुणज हमारा 60 ही है। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पर पहाड़ा लिख लीजिए फटाफट से। चलिए देख लेते हैं इसको फटाफट से चेक करके कि हमारा आंसर सही भी है या नहीं। तो 30 का पहाड़ा लिखिए, 30 एकम 30, ठीक है। 30 दूनी 60 और 30 तीन 90, और यहाँ पर 60 का लिख लेते हैं। तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तीन 180। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा गुण, देखिए यहाँ पर 30 था, लेकिन क्या 30 60 के पहाड़े में है? नहीं है। तो इसको हम इसका गुणज नहीं मानेंगे, इसको हम इसका लघुत्तम समापवर्त नहीं कह सकते, क्योंकि 30 सिर्फ अपने पहाड़े में आ रहा है, 60 के नहीं आ रहा। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 30 के पास भी हो और 60 के पास भी हो, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है? तो वो संख्या देखिए यहाँ पर 60 है। ये देखिए यहाँ पर 60, ये और ये। तो अब आपको समझ आया कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है और कैसे हम उसको निकालते हैं और वो कैसे दिखता है। तो देखिए ऐसा होता है। तो वैसे तो हम पहाड़ा लिख के भी पता कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए जो है हम पहाड़ा नहीं लिख सकते, इसलिए हम जो है वो इस तरीके से अपना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है वो लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है। तो अभी हम इसका एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर। मैम सर उस समान जाना। एक मिनट बेटा, अभी आपको शायद स्क्रीन नजर नहीं आएगी। तो के लिए आपने क्या बोला, आप एक बार फिर से कहेंगे अपनी बात, शुरू से समझ, ऐसा कुछ आपने बोला? फिर समझाना मैम। ठीक है, ठीक है, बस 1 मिनट का मुझे समय दें, अभी आपको जो है वो स्क्रीन नजर आ जाएगी। चलिए, तो अभी देखिए कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। यस मैम। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, जिन बच्चों को समझ आ गया वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे। तो अगर जिन बच्चों को समझ आ गया है वो क्या कीजिए, यहाँ पर 2/5 और 1/3 है ना, तो आप 2 क्या कीजिए, इसका 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए, 5 और 3 का, ठीक है। इसका आप लघुत्तम समापवर्त निकालिए और मुझे बताइए। और जिनको समझ नहीं आया वो यहाँ पर फिर से हम समझेंगे। देखिए, जब भी हमने लघुत्तम समापवर्त निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उनको जो है, जो हमारी, तो आपको हमेशा 2 या 3 संख्या दी जाएंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही संख्या दी गई है और कहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्त निकालिए, ऐसा नहीं होता। आपको 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं जो है वो दी गई होंगी। तो क्या है, आपने क्या करना है, उन सभी संख्याओं को एक ऐसे बॉक्स में डाल देना है,
ठीक है। जैसे अभी हमने किया था किसका, 30 और 60 का, है ना। तो उसको फिर से हम करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये मेरा 30 है और ये मेरा 60 है, मैं इन दोनों का जो है वो लघुत्तम समापवर्ती निकाल रही हूँ। तो हमने जो है इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। कैसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करना है फिर आपने। अगर आपका 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्ती आ गया ना, तो इसको गुणा करके बताएं, ठीक है। हाँ, बाकी बच्चे यहाँ पर सीखे। तो क्या करेंगे हम इसको, देखिए अभाज्य गुणनखंड इसके निकालेंगे तो 2 से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। 2 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 3 6 और 0 का 0, ठीक है। अगर बच्चों ने आपने ये कर लिया तो आप एक और क्वेश्चन करके दिखाएं। 12 और 24, इसका आप लघुत्तम समापवर्ती निकाल के बताएं। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 अभाज्य संख्या ली, क्यों ली, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही लेते हैं, ठीक है। तो 2 से हमने क्या किया, इसको भाग देने की कोशिश की, तो ये हमारे पास ये आया। अब फिर से हम 2 से ही ट्राई करेंगे। अगर 2 से हमारी एक संख्या भी कटती है ना, तो उसको हमने काटना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, बेटा माइक ऑफ रखें, ये 2 है। अब इसे हम इसको काटते हैं तो चलिए 15 तो नहीं कटेगा, 15 तो यहाँ पर नहीं कट रहा, तो 15 को हम ऐसे कैसे नीचे उतार देंगे, ठीक है। ऐसे कैसे हम 15 को लिख देंगे और दूसरी संख्या को यहाँ पर भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 पंजे 15। इसमें आपने क्या करना है, जो संख्या आपकी कट रही होती है उसको काट दें, जो नहीं कट रही होती उसको आपने जो है वैसे का वैसा नीचे उतार देना है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर 15 15 आ चुका है। अब हम किससे इसको भाग दें, तो अभाज्य संख्या मान ले, हम यहाँ पर 5 भी ले सकते हैं ना। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा कि इसका रूल होता है कि पहले 2 से ट्राई करना है, फिर 3 से, फिर 5 से। तो पहले हमने 2 से ट्राई किया तो हमारा यहाँ तक तो आ गया, पर अब 2 से जो है वो आगे हमारा भाग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम किसकी मदद लेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, हम 3 की तरफ जाएंगे। तो 3 से करते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है। अब फिर से अगर मैं 3 से इसको भाग देना चाहूं तो क्या होगा, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। तो इसलिए अब मैं जो हूँ वो 5 की तरफ जाऊंगी। तो 5 से करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। अब हमने जो है वो इसका एलसीएम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम एलसीएम, आप इसको हिंदी में लसम भी लिख सकते हो, ठीक है। एलसीएम किस किस का, 30 और 60 का। तो कैसे लिखेंगे, इन अभाज्य गुणनखंडों को हम आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इनको हम गुणा कर देंगे। गुणा करके कितना आया, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर देखिए 60 जो है वो इसका एलसीएम जो है वो आ चुका है, ठीक है। 60 इसका जो है वो लघुत्तम समापवर्ती हमारे पास आ चुका है। तो अभी आपको समझ आया बेटा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए तो आप क्लास के बाद जरूर रुकें, तब जो है मैं आपको और अच्छे से इसे समझा दूंगी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 12 और 24 का एलसीएम निकालते हैं फटाफट से। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसका जो एलसीएम है वो 24 ही आ रहा है, तो चलिए देखते हैं कैसे आ रहा है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 12 और यहाँ पर 24, 2 से जाएगा, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, ठीक है। 2 3 6, 2 चौके 12। अब किससे जाएगा, अब 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3 और 4 तो 3 से कटता नहीं है, तो 4 को हम 4 ही लिखेंगे। सॉरी अभी नहीं, गलत। अभी देखिए यहाँ पर ये 2 से ही जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 है और 4 जो है वो 2 से कट सकता है। तो ऐसे आपने मेरी तरह गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान से जो है आपने अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो 2 से 3 नहीं कटेगा, तो 3 को हम ऐसे कैसा लिखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर से ये 2 से ही जाएगा अभी, तो 3 और यहाँ पर 1, 3 नहीं कटता, तो 3 को ऐसे कैसा उतार देंगे, और 2 एकम 2। अब देखिए अब यहाँ पर 3 से ही जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 से 1 नहीं कटता, तो 1 ऐसे कैसा नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं इसको एलसीएम। हाँ जी मैम 12 2 से कटेगा तो ये यहाँ पे 6 आएगा, आपने 4 कर रखा है। ओ सॉरी हाँ, तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल ना करें, मेरी तरह तो बिल्कुल भी ना करें, है ना। तो अच्छा 2, हाँ 2 6 12, तो यहाँ पर फिर से 2 से जाएगा, तो 2 3 6। हाँ अभी ठीक है ना, हाँ अभी मुझे ठीक ही लग रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये अब 3 से जो है वो जा सकता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 1। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इनको जो है इनके गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख देंगे, है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, चलिए इसको गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24। तो बिल्कुल सही आप सभी बच्चों का आंसर था। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 24, ठीक है। तो अभी आपको समझ आया बच्चों।
2 2 2 3 2 2 2 3, हाँ ठीक है, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी हमने एलसीएम निकालना सीखा, पर हम ये एलसीएम निकालना क्यों सीख रहे हैं तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। चलिए, तो अभी हम देखेंगे कि एलसीएम क्यों निकालना पड़ता है। जब भी हमें कोई भिन्नों को जोड़ना हो, क्या करना हो, भिन्नों को जब जोड़ना हो या घटाना हो तो हमें क्या एलसीएम निकालना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम इसका जो है एक और तरीका भी सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो आपने चीज देखनी है वो आपने देखनी है हर। आपके जो हर है वो कैसे हो, आपके हर बराबर हो, कैसे हो, हर हमेशा बराबर हो। तो आप बताइए, क्या यहाँ पर जो हर है वो बराबर है? क्या 5 और 3 कभी बराबर हो सकते हैं? यस और नो? नो, ठीक है, नहीं। तो यहाँ पर जो हमारे हर हैं वो बराबर नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमने अपने हरों को बराबर करना है। हरों को क्या करना है, हमने हरों को बराबर करना है। तो हरों को बराबर कीजिए। कैसे करना है? तो इसके लिए देखिए, आप इन दोनों का क्या कर सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो, है ना। लेकिन अभी हम करेंगे बटरफ्लाई मेथड, इसको हम बोलते हैं हिंदी में, मुझे इसका नाम अभी नहीं उतने अच्छे से पता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमने हरों को बराबर करा है तो हम क्या करेंगे, जो मेरा पहला भिन्न है, क्या है, जो मेरा पहला भिन्न है उसे मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह दूसरे भिन्न के हर से गुणा कर दूंगी। किससे गुणा कर दूंगी? दूसरे हर के भिन्न, सॉरी, दूसरे भिन्न के हर से। पहला भिन्न है उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर दीजिए इसके दूसरे भिन्न के हर से। मतलब क्या करना है, हमने 2 को भी गुणा कर देना है 3 से और 5 को भी गुणा कर देना है 3 से। याद है, सभी को समझ आया मैंने क्या किया? तो वाई टाइप कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। जो मेरा पहला भिन्न है उसको मैंने ऊपर भी 3 से गुणा कर दिया और नीचे भी 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। ऊपर भी 3 से गुणा कर दिया, नीचे भी 3 से गुणा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा क्यों करना पड़ता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए, अगर मैं सिर्फ नीचे गुणा करूं, अब अगर मैं सिर्फ इसकी, क्योंकि हमने हर बराबर करने थे, तो आप सोचोगे कि अगर हर ही बराबर करने हैं तो अंश को 3 से क्यों गुणा करें, बराबर तो हर करने हैं तो अंश को क्यों छेड़े, ठीक है। तो इसलिए इसका भी एक रीजन होता है। वो क्या होता है मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। अगर हम सिर्फ नीचे ही गुणा करेंगे, ऊपर गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो भिन्न है वो कैसा हो जाएगा, वो आ जाएगा 2/15, ठीक है। ये मेरा भिन्न यहाँ पर ऐसा आ गया है। तो क्या ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न बराबर है? क्या 2/15 जो है वो 2/5 के बराबर है? नहीं है। हमने अपना सवाल ही बदल दिया, और कभी भी हम अपने सवाल को नहीं बदल सकते। ये एक रूल होता है, कभी भी आप अपने क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन है आपको वही मिलना चाहिए वापस से। तो इसलिए जो है, अगर मैं सिर्फ नीचे गुणा करती तो मेरे पास ये आता। अब मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह यहाँ पर गुणा किया है, तो अगर मैं क्या करूं, इनको काट दूं, 3 से 3 कट गया ना, तो मेरे पास भिन्न में क्या बच गया, 2/5। तो अब बताइए, क्या ये वाला भिन्न इस वाले भिन्न के बराबर है? क्या ये दोनों भिन्न आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर है। इसलिए बच्चों, हम हमेशा क्या करते हैं, अगर हम अपने हर में कुछ गुणा कर रहे हो, हर में कुछ अगर हम गुणा कर रहे हो, तो अंश में भी उसी संख्या से हमें गुणा करना ही होगा। क्यों करना होगा, तो उसका रीजन हमने अभी यहाँ पर सीख लिया। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रश्न है वो बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हर में गुणा कर दिया और अंश में नहीं किया। इसलिए हम ऊपर नीचे दोनों जगह जो है वो गुणा करते हैं। तो इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर जो मेरी पहला भिन्न था उसको मैंने हर में भी 3 से गुणा कर दिया और अंश में भी 3 से गुणा कर दिया। आगे बढ़ेंगे तो वही सेम हम अपने दूसरे भिन्न के साथ करने वाले हैं। दूसरे भिन्न को ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे पहले भिन्न के हर से, ठीक है, पहले भिन्न के हर से। ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं, ऐसे क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना। तो दूसरा भिन्न मेरा क्या है, दूसरा भिन्न है मेरा 1/3। इसको किससे गुणा करना है, पहले भिन्न के हर से। तो गुणा कर दीजिए 5, और इसको भी गुणा कर दिया तो 5। अब देखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 तिये होता है 6, 5 तिये होता है 15, ठीक है। और 5 कम होता है 5, 5 तिये होता है 15, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो हर है, क्या अब हमारे हर बराबर है? क्या अब हमारे हर बराबर हो चुके हैं, यस और नो? बिल्कुल हो चुके हैं, ठीक है। तो जब हमारे हर बराबर हो जाते हैं तो हम इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। सिर्फ एक बार आपने अपने हर को लिखना है, और अंश को आपने बिल्कुल क्रम में लिखना है। जिस क्रम में आपका अंश लिखा गया है उसी क्रम में लिखना है। आप इसको बिल्कुल भी 5 × 6 नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, जिस क्रम में ये है उसी क्रम में आपने लिखना है। पहले कौन है, पहले 6 है तो 6 लिखिए,
फिर जमा का निशान है तो जमा लिखिए, फिर 5 है तो 5 लिखिए, ठीक है। 6 को 5 में जोड़ दीजिए तो आ जाता है 11 और बटे में आ जाएगा 15, ठीक है। तो ऐसे जो है इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर अंत में आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके अंश और हर आपस में कट रहे हो, क्या हो रहा हो, अगर अंश और हर जो है वो आपस में कट रहे हो, ऊपर नीचे कट रहे हो, तो आपने उनको जरूर काटना है। अगर आप उनको नहीं काटोगे तो आपका उत्तर जो है वो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम सीख लेते हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या। आपके पास सवाल था, ये देखिए यहाँ पर 15 2/5 जमा 1/3। तो हमने क्या किया, अपने पहले वाले भिन्न को गुणा कर दिया इसके हर से, ठीक है। पहले वाले भिन्न को दूसरे के हर से गुणा कर दिया और उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे वाले भिन्न को पहले के हर से गुणा कर दिया। ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर नीचे दोनों जगह क्यों गुणा करना है इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप एक ही जगह गुणा करोगे तो आपका भिन्न पूरी तरह से बदल जाएगा और वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तभी अगर आपको समझ आ गया, फिर इस देखिए हमने गुणा किया तो इसके हर बराबर हो गए, और जब हर बराबर हो गए तो उसको एक बार लिख लीजिए, अंश को लिखिए बिल्कुल क्रम में, और जो भी आपका उत्तर आएगा वही आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिससे मुझे पता चल पाए कि कितने बच्चों को अभी समझ आया है और कितने बच्चों को अभी समझ नहीं आया है, ठीक है। स्क्रीन की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बार बार ये ऑफ हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट का मुझे समय दिया, अभी आपको स्क्रीन जो है वो नजर आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन आप मुझे फटाफट से करके बताएं, 4 मिनट है हमारे पास। इस क्वेश्चन को सभी अपनी कॉपी पे करें और अब मैं आपकी कॉपी देखूंगी, आपका कैमरा ऑन करके आपकी कॉपी देखी जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। 5/3 को 6/4 में आपने जोड़ना है। 5/3 से आपने 6/4 जो है वो जोड़ना है। ठीक है, अभी एक बच्चे ने अपना जो है वो कैमरा ऑन किया है। अब बेटा इसको पूरा सॉल्व करें फिर। 20/12 जमा जो आपने लिखा ना, इसको फिर आपने जमा कहाँ किया, हाँ उसको जमा करके लिखे है ना। जैसे आपका हर बराबर आ चुके हैं ना, तो उसको आप एक बार लिखे नीचे और अंशों को जोड़ के लिखें, अंशों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। वेरी गुड, ओमवीर जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ या ज्वाइन हुई, बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी दिखाएं। सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखाएं, कोई गलती होगी तो देखी जाएगी, है ना। अगर आपकी कोई गलती होगी तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे, तभी आपकी जो है वो ज्यादा से ज्यादा गलतियों में सुधार हो पाएगा। ठीक है बेटा, आपका आंसर तो ठीक है, ऊपर 38 लेकिन नीचे 42 नहीं आएगा। नीचे 42 कैसे आया, एक बार आप इसे चेक करें, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है यहाँ पर। जब आप कैमरा ऑन करते हो ना, तो आपका जो है वो फेस नजर आता है ना, मतलब आपका फ्रंट कैमरा ऑन होता है। तो उसको बैक कैमरा बनाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए स्पीकर दिख रहा है ऐसा ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर, सबसे ऊपर स्पीकर दिख रहा है ऐसा, उसके साथ में एक ऐसा आइकन बना है ये वाला, ठीक है। जब आप कैमरा ऑन करोगे आपको आपका फेस नजर आएगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। बैक कैमरा ऑन हो जाएगा मतलब कैमरा आपका फ्लिप हो जाएगा, फिर आपको जो है वो कॉपी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करें एक बार। ठीक है, 38/12, हाँ जिन बच्चों का 38/12 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसको अभी और कैसे कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में देखिए कट मैम रहे ये हैं। कटेगा नहीं आगे, हाँ जी, 38/12 आ रहा है, ये कटेगा नहीं।
कटेगा ये क्यों नहीं कटेगा? देखिए इसके एंड में 8 है और इसके एंड में 2 है, जिसके भी अंत में 2 4 6 8 0 होते हैं वो 2 से कटते हैं, है ना? तो ये कट जाएंगे। देखिए यहाँ पर करते हैं फटाफट से। हाँ, इसको आप काट के देखिए तब तक। इसको गुणा कर देंगे हम इससे, तो 5 गुणा 4 बटा 3 गुणा 4 जमा इसको गुणा कर देंगे इससे 6 गुणा 3 बटा 4 गुणा 3, पांचों के होता है 20। बैक कैमरा नहीं है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो आप फ्रंट से ही दिखाएं, है ना? 4 तिये 12 और 6 तिये होता है यहाँ पर 18 और 4 तिये होता है 12। फिर देखिए हमारे पास हर बराबर आ चुके हैं, तो 12 को एक बार लिखेंगे हम और यहाँ पर आ गया 20 और यहाँ पर जमा में 18, ठीक है? इनको जोड़ दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 38, 38 बटा 12। अब इसे काटिए तो 2 एकम 2 होता है, लेकिन मुझे तो 3 चाहिए थे, ठीक है? मुझे तो 3 चाहिए थे पर मुझे तो सिर्फ 2 ही मिल पाए। 2 एकम 2 तो कितने बच गए? 1 बच गए, वो 1 चला जाएगा यहाँ पर, तो 2 9 होता है 18 और 2 छिके 12, तो इसका उत्तर आया 19 बटा 6। हाँ ठीक है, तो अभी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो क्लास में रुके रहेंगे, जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? और हाँ, एक और बात सभी बच्चे ध्यान से सुने, 1 मिनट अभी कोई क्लास को लेफ्ट ना करे। अब जो है आपकी क्लास सीधा लगेगी शनिवार को। कब लगेगी? शनिवार, क्योंकि अभी आपकी अगली क्लास वैसे वीरवार को होती थी, है ना? तो वीरवार को जो है वो 1 मिनट बेटा, 1 मिनट मैं चेक करती हूँ, बस 1 मिनट आप रुके। वीरवार को जो है वो राखी है, तो इसलिए आपको जो है वो राखी की छुट्टी है, तो उस दिन आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी, ठीक है बच्चों? सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, अब आपकी क्लास जो है वो शनिवार को होगी। चलिए, तो अभी आप बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हो, और जिस बच्चे ने कहा है चेक करने के लिए आप 1 मिनट बेटा क्लास में ही रुके रहे, ठीक है? मैं आपका अभी चेक करती हूँ।